आज़ाद कश्मीर रेडियो मीरपुर FM 101.4 स्टूडियो से मैं आपका मेजबान इब्राहिम साहब। तो अभी आज हमारे साथ ऐसे काबिल फख्र बच्चे और उनके उस्ताद, उनके उस्तानी मौजूद हैं जिनके बारे में आजकल आपने खबर में सुना होगा, जिन्होंने 136 ममालिक में न सिर्फ ये कि आज़ाद कश्मीर इस पूरे खित्ते की बल्कि पूरे मुल्क का नाम रोशन किया। जी हाँ, आज़ाद कश्मीर कोर्ट एजुकेशनल कम्प्लेक्स के ये बच्चे सुमैया, इनकी टीचर ज़ेबुन्निसा और इनकी साथी किंजा आज हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन इनके बारे में आपने खबर में सुना होगा, पाकिस्तान के तमाम चैनल से इनको रिपोर्ट किया, क्योंकि ये कोई अच्छी खबर थी कि जिसे सुन के न सिर्फ ये कि पाकिस्तानियों के सर फख्र से बुलंद हुए, बल्कि एक नई उम्मीद की किरण जो इस माशरे में, जो हमारी सोसाइटी के अंदर बहुत कम हमें आजकल इस माहौल के अंदर देखने को मिलती है, वो इन बच्चों की वजह से एक नई उम्मीद की किरण, एक नई जो इसे कहते हैं कि जज्बा लोगों के अंदर भी पैदा हुआ कि एक ऐसे बच्चे हैं जिनका ताल्लुक कोर्ट एजुकेशनल कम्प्लेक्स है, जिसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो इसका क़याम 2005 के मुजफ्फराबाद के उस ज़ल्ज़ले के बाद हुआ था, जिसमें पाकिस्तान की तारीख का जो सबसे बड़ा जो अर्थक्वेक था, जिसमें बहुत से खानदान, बहुत से लोग उनको इस कदर तकालीफ का और इस कदर परेशानियों का और इस कदर दुखों का सामना करना पड़ा कि शायद जिसका तस्वुर भी हम लोग नहीं कर सकते। लेकिन उस सारी सूरत हाल के अंदर अगर किसी मुस्बत चीज़ ने जन्म लिया तो वो कोर्ट एजुकेशनल कम्प्लेक्स था, जिसे कश्मीर ऑर्फन रिलीफ ट्रस्ट के नाम से जाना जाता है, जो सन 2005 के उस ज़ल्ज़ले के बाद मीरपुर आज़ाद कश्मीर में चौधरी अख्तर साहब ने इस इनिशिएटिव का आगाज़ किया और उन यतीम बच्चों के लिए जिनकी बड़ी तादाद में, जिनके वालिदैन, जिनके न सिर्फ ये के वालिदैन बल्कि पूरे ख़ानदान जिनके उस हादसे के अंदर, उस परेशानी और उस आजमाइश के अंदर इस दुनिया से चले गए, ऐसे बच्चों के लिए एक घर कायम किया। और न सिर्फ ये कि वो सिर्फ घर था, बल्कि वहाँ पर उन बच्चों की तालीम का इंतज़ाम, उन बच्चों के मुस्तकबिल का इंतज़ाम, बल्कि अब तो वहाँ से जो पढ़ने वाले, तालीम हासिल करने वाले बच्चे हैं, वहीं से उनकी शादियों का इंतज़ाम भी किया जाता है। तो ये जनाब कोर्ट एजुकेशनल कम्प्लेक्स के मुख्तसर से तारीफ है, जिसके ये दो बच्चियाँ सुमैया और किंजा और उनके साथ उनकी कोर्ट एजुकेशनल कम्प्लेक्स के प्रिंसिपल ज़ेबुन्निसा साहिबा आज हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। ज़ेबुन्निसा साहिबा, सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप हमारे सामीन को कश्मीर एजुकेशन कम्प्लेक्स के बारे में और कोर्ट के बारे में मुख्तसर बताइएगा। कश्मीर ऑर्फन रिलीफ ट्रस्ट बेसिकली, जैसा आपने जिक्र किया कि 2005 के सिलसिले में मुतासर होने वाली फैमिलीज के लिए, उन बच्चों के लिए था जिन्होंने अपनी न सिर्फ फैमिली में से किसी मेंबर को गंवाया, बल्कि उनके घर भी उनसे दूर हो गए। सो चौधरी मोहम्मद अख्तर साहब का एक बहुत बड़ा विजन है, जिसमें उन्होंने ये डिसाइड किया कि इन बच्चों के लिए एक आशियाना कायम किया जाएगा और उस आशियाने में न सिर्फ बेसिक ज़रूरियात बल्कि उनकी तालीमी तरबियत के लिए बेस्ट सहूलियात मुहैया की जाती हैं। कोर्ट स्कूल एंड कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस कश्मीर ऑर्फन रिलीफ ट्रस्ट का एक एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स है, जिसमें स्टूडेंट्स को प्ले ग्रुप से लेकर सेकेंड ईयर तक हम तालीम दे रहे हैं और उनको न सिर्फ बेसिक एजुकेशन बल्कि उनको टेक्नोलॉजी में और साइंटिफिक फील्ड में कम्युनिटी सर्विसेज के लिए हम इंकरेज करते हैं, ताकि वो न सिर्फ अपने लिए बल्कि पूरे मुल्क के लिए और अपनी कंट्री कम्युनिटी के लिए अहम मेंबर, रिस्पॉन्सिबल मेंबर्स बन सकें। सो हमारे पास अभी जो मीरपुर का कैंपस है, मेन कैंपस है, इसमें मोर देन 450 स्टूडेंट्स हैं जो हमारे पास एजुकेशन हासिल कर रहे हैं। और खुशी की बात और एजाज की बात यह है कि स्वाबी केपीके में कोर्ट का सेकंड कॉम्प्लेक्स भी स्टार्ट किया गया है। इस दफा 8 अक्टूबर का जो इवेंट हुआ, उसमें उस इवेंट की स्टार्टिंग इनॉग्रेशन हुई है और इस इनॉग्रेशन में हमने उन बच्चों को एक नया मुस्तकबिल देने का अहद किया। बेटे ज़ेबुन्निसा, कोर्ट के बारे में ये भी कहा जाता है कि साउथ एशिया का सबसे बड़ा जो ऑर्फन्स का कोई इदारा है तो वो आज़ाद कश्मीर के शहर मीरपुर के अंदर ये कोर्ट है, जिसे कश्मीर ऑर्फन रिलीफ ट्रस्ट है। क्या ऐसा ही है? जी, ये बहुत बड़े एजाज की बात है चौधरी मोहम्मद अख्तर साहब के लिए कि उन्होंने एक ऑर्फनेज का पूरा कॉन्सेप्ट ही चेंज कर दिया है। यहाँ सिर्फ बच्चों को हम ये नहीं कहते कि ऑर्फनेज है, बल्कि हम कहते हैं कि बच्चों का एक घर है और इस घर में बेस्ट सहूलियात बच्चों को दी जा रही हैं और जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए, अपने आप को मुस्तकबिल में पूरा करने के लिए उनको जो बेसिक टूल्स दिए जा सकते हैं वो हम उनको प्रोवाइड कर रहे हैं, वो अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं और यही बहुत बड़े ऑनर की बात है।
तो उनके विजन की वजह से COP28 जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होती है दुबई में होस्ट किया गया था, उसमें हमारे स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया और ना ही सिर्फ पार्टिसिपेट किया बल्कि एक एजाज पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के लिए विन करने में बच्चे कामयाब हुए। जी बिल्कुल ऐसा ही है। पाकिस्तान और कश्मीर के लिए एक बहुत बड़ा एजाज जो कश्मीर ऑर्फन रिलीफ ट्रस्ट की ये बच्चियां और उनकी प्रिंसिपल आज हमारे साथ मौजूद हैं, वहाँ से लेकर आए हैं। मैं चाहूँगा कि आज हमारे जो इस सारे कारनामे की जो मरकज़ हैं सुमैया और किंजा, आप भी मुख्तसर अपने बारे में बताइएगा कि आप किस क्लास के स्टूडेंट हैं, कब कोर्ट में आए और थोड़ा सा अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताइएगा कि 2005 में जो अर्थक्वेक आया उसमें आप लोग किस हद तक उससे मुतासिर हुए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सुमैया बीबी है। मैं कोर्ट स्कूल एंड कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस में प्री मेडिकल की स्टूडेंट हूँ। मैं 1 साल की थी जब 2005 के ज़लज़ले में मैंने अपने अब्बू को खो दिया और तब से आज तक कोर्ट मेरा घर है और मैं बड़े होकर डॉक्टर बनना चाहती हूँ और कोर्ट में हमें हर तरह की सहूलियात मैसर है, हर तरह हमें अपनी विशेष पूरे करने में कोर्ट भरपूर किरदार अदा कर रहा है। आप सिर्फ महज 1 साल की थी जब आपके वालिद इस दुनिया से चले गए। उस अर्थक्वेक के नतीजे में उस वक्त आप कश्मीर ऑर्फन रिलीफ ट्रस्ट में आ गए जो 69 साल के पास। जी मैं 1 साल की थी जब मैंने खो दिया। 2009 में मैं कोर्ट में आई। ठीक है, किंजा आप थोड़ा अपने बारे में बताइएगा। मेरा नाम किंजा बीबी है। मैं भी कोर्ट स्कूल एंड कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस में प्री मेडिकल की स्टूडेंट हूँ। 2005 के ज़लज़ले में मैंने अपने वालिद के साथ और 22 खानदान के अफराद को भी खो दिया और पिछले 14 साल से कोर्ट कश्मीर ऑर्फन्स रिलीफ ट्रस्ट ही मेरा घर है और मेरे साथ मेरे और 5 बहन भाई भी हैं। मैं फ्यूचर में डॉक्टर बनना चाहती हूँ और इसमें कोर्ट हमारी भरपूर मदद कर रहा है। कोर्ट ने हमें हर तरह की सहूलियात मुयसर है। कोर्ट ने हमें माँ और बाप दोनों का प्यार दिया है। कोर्ट ने हमें माँ और बाप दोनों का प्यार दिया, ऐसा मैंने आपने बात सुनी किंजा की। और ये कोई शायद तसव्वुर करना मुश्किल है कि हम जब सोचते हैं किसी भी बच्चे के अगर उसके वालिदैन या उसके खानदान का कोई फर्द इस दुनिया से चला जाता है जो उसकी इमीडिएट फैमिली होती है, तो बहुत मुश्किल होता है कि उन लोगों को उस ट्रॉमा से निकलना और फिर उस जिंदगी को आगे लेकर जाना। खास तौर पर जब आपके वालिद जैसे जो फिगर है वो आपकी जिंदगी से अगर इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं तो बहुत मुश्किल होता है। लेकिन ये बच्चियां आज इस वक्त एक अचीवमेंट के बारे में बात करने के लिए मैं चाहूंगा कि हम सीधा उसी के ऊपर जाते हैं कि हमने आपका फैमिली बैकग्राउंड को पूछा और आपका कोर्ट आपको कैसे हेल्प कर रही है, तो हमने बात की। मुझे ये बताइएगा कि उस वक्त जब आप स्टेज पर पहुंची हैं और जब आपको ज़ैद सस्टेनेबिलिटी अवार्ड दिया जा रहा था और दुनिया भर की निगाहें, दुनिया भर के बच्चों की निगाहें, दुनिया भर के बड़े बड़े एजुकेशन कम्प्लेक्स की निगाहें जो आपकी तरफ उस वक्त मरकूज थी, तो उस वक्त आपके क्या एहसास थे आप लोगों के? बहुत खुशी हुई जब ये अवार्ड हमें मिला। हमें उम्मीद थी कि ये हमें मिलेगा प्राइज, क्योंकि हम जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं ये पाकिस्तान में भी बहुत, पाकिस्तान में नहीं पूरे ग्लोबली इशू है क्लाइमेट चेंज, तो हमें उम्मीद थी कि हमें प्राइज मिलेगा। और जब हमें ये प्राइज मिला हमें बहुत खुशी हुई, क्योंकि सिर्फ हमारे साथ बांग्लादेश और इंडिया का मुकाबला था। उनसे जीतना हमारे लिए बड़े एजाज की बात थी और उससे बढ़ के भी के जो उनके प्राइम मिनिस्टर हैं उनसे प्राइज लेना हमारे लिए बहुत एजाज की बात है। आप क्या कहते हैं इस बारे में? बहुत ज़्यादा खुशी, बहुत ज़्यादा हमारे लिए भी एजाज की बात है। हमारी ऑर्गेनाइजेशन कोर्ट कश्मीर ऑर्फन्स रिलीफ ट्रस्ट बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए बाइस फख्र है कि ज़ैद सस्टेनेबिलिटी प्राइज विन किया। जैसा कि सुमैया ने बताया कि फाइनलिस्ट में हमारे साथ बांग्लादेश और इंडिया था और उसमें से पाकिस्तान विन कर गया। ये बाइस फख्र है सबके लिए। साबिन, ये प्रोजेक्ट क्या था, इसमें इन बच्चों की क्या कंट्रीब्यूशन थी, इसमें मैडम ज़ैदुन्निसा की क्या कंट्रीब्यूशन थी, इसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन इस वक्त इन बच्चों की जो आंखों की चमक है और इन बच्चों के चेहरे के जो तासुरात हैं, काश मैं आपको वो दिखा सकता, काश आप उसको देख सकते कि किस कदर इत्मीनान, खुशी और एक अचीवमेंट का एहसास है इनके चेहरों के ऊपर, उसके ऊपर भी आएंगे। लेकिन पहले मैं इसी के बारे में बात करना चाहता हूँ कि ये बताइएगा कि फिर जब आप पाकिस्तान में आए, जब आपने यहाँ पे देखा, खबरों में लोग आपके पास आना शुरू हो गए, तब कैसा महसूस हुआ? तो आपको फिर बाकी जो आपकी फैमिली मेम्बर्स हैं, जो चौधरी अख्तर साहब ने कॉल कब की, उनका रब्ता कब हुआ, थोड़ा उस बारे में बताइएगा। जब आप वहाँ से वापस आएंगे अवार्ड लेके, फिर अपने मुल्क में लोगों से मिलिए, तब क्या एहसास है? हमारे अबू जी जिन्हें दुनिया चौधरी मोहम्मद अख्तर के नाम से जानती है, वो हमारे साथ थे। इवेंट उनने हमारे साथ अटेंड किया। वो बहुत ज्यादा खुश थे, बहुत ज्यादा। तो हम जब वापस आए सब
हमारा वेट कर रहे थे। जैसे सबको वर्ल्ड कप में सबको एंड रिजल्ट का वेट होता है, ऐसे इधर भी सबको वेट था कि क्या होगा, कौन जीतेगा। और फाइनल जब हमारा फाइनलिस्ट में नाम गया, सब बहुत ज्यादा खुश हुए। और जब हमारा नाम दिया गया कि कोर्ट एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स विन कर गया, तो सबका सर फख्र से बुलंद हो गया। मैं आजाद कश्मीर और पाकिस्तान की तमाम अवाम का भी शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उनकी दुआओं की बदौलत हम जीते और हमने ये विन किया। बिल्कुल। सामीन किंजा ये कह रही थी कि ऐसा लगा जैसे हमने वर्ल्ड कप जीत लिया। मुझे हमारे यहाँ पे कंट्रोलर चौधरी मोहम्मद शकील साहब हुआ करते थे, मोहम्मद शकील साहब, वो उनका मैंने जब ये कोर्ट की बच्चियां ये इनाम वहाँ पर जीता तो उनका स्टेटस जो उन्होंने लगाया फेसबुक के ऊपर वो लिखा कि शायद हमने वर्ल्ड कप तो नहीं जीता पाकिस्तान ने, लेकिन हमने एक जो है ज़ैद सस्टेनेबिलिटी अवार्ड जीत लिया। और ये अवार्ड उससे बहुत बड़ा इसलिए भी है कि इसमें 136 ममालिक जो पार्टिसिपेट करते हैं। वर्ल्ड कप में शायद 14-15 ममालिक मुश्किल से शिरकत करते हैं, लेकिन इतने ज्यादा ममालिक के अंदर अगर आप ऐसा कोई कारनामा सर अंजाम देते हैं, यकीनन फख्र की बात। अब आते हैं वो कारनामा दरअसल है क्या, वो इन्होंने आखिर किया क्या है, इन्होंने क्या वहां पर पेश किया, उसके बारे में बात करेंगे। तो मैं मैडम ज़ैबुन्निसा आपसे चाहूंगा कि बेसिकली हमारे सामीन को बताइएगा आसान अल्फाज में क्या प्रोजेक्ट है ये जो आपका ऑर्गेनिक फार्मिंग का या वाटर कंजर्वेशन का, ये क्या प्रोजेक्ट था? बेसिकली क्लाइमेट चेंज ने इतने एडवर्स इफेक्ट्स लाए हैं, स्पेशली हमने बहुत ज़्यादा सफ़र किया पाकिस्तान ने लास्ट ईयर इन फॉर्म ऑफ फ्लड। और अभी रिसेंट अगर आप रिसर्च देते हैं और पंजाब में जो हमारी प्रॉब्लम्स आ रही है स्मोक की, उसकी वजह से लाहौर में बहुत से स्कूल्स को भी उनको क्लोज करना पड़ा। तो लिटरली इसके बहुत एडवर्स इफेक्ट्स हम फेस कर रहे हैं। तो थॉट यही थी बेसिकली कि हम अपनी एनवायरनमेंट को कैसे सेफ कर सकते हैं, कैसे क्लीन एंड ग्रीन बना सकते हैं, ताकि हम आने वाली जनरेशन के लिए एक साफ सुथरा माहौल कायम कर सकें। तो उसके लिए हमारा जो बेसिक प्रोजेक्ट है, इसकी 2 लेयर्स हैं। फर्स्ट जो लेयर है वो बेसिकली ऑर्गेनिक फार्मिंग पे है। ऑर्गेनिक फार्मिंग में हमने वेस्ट को रिसाइकिल एंड रीयूज करके हमने ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स की हमने एक सजेशन दी है कि इंस्टेड जो हम केमिकल पेस्टिसाइड जो केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं उससे सॉइल फर्टिलिटी भी अफेक्ट होती है, फार्मर्स की लाइफ पे भी उसके एडवर्स इफेक्ट्स होते हैं, और इवन जो हमारी इकोसिस्टम है जिसमें बहुत से बर्ड्स और बाकी यूजफुल इंसेक्ट्स होते हैं उनको भी डैमेज कॉज होता है। सो उसका हार्मफुल इफेक्ट कम करने के लिए मिटिगेट क्लाइमेट चेंज टू मिटिगेट द क्लाइमेट चेंज हमने ऑर्गेनिक फार्मिंग पे काम किया। हमने किचन गार्डन एक एस्टैब्लिश किया कोर्ट स्कूल एंड कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस के प्रेमिसेस में, जिसमें हमने कंपोस्ट एक टेक्निक है जिसके थ्रू जो किचन वेस्ट है उसको हमने रिसाइकल रीयूज करके हमने फर्टिलाइजर बनाया। उस फर्टिलाइजर का फायदा ये होता है कि आपकी ऑलरेडी जो फर्टिलाइजर बनता है उसमें ऑलरेडी मिनरल्स होते हैं। सो वाटर कंजप्शन कम होती है और फूड क्वालिटी न्यूट्रिशन में भी अच्छी होती है, केमिकल्स के हार्मफुल इफेक्ट से भी वो सेफ होता है। तो ये हेल्दी लाइफ और हेल्दी चॉइसेस की तरफ आपका प्रायोरिटी होती है। सेकेंड इज वाटर कंजर्वेशन। रिसेंट जो रिसर्च है उसमें बाय 2025 हमारे पास क्लीन ड्रिंकिंग वाटर स्कार्सिटी का इशू बहुत ज्यादा होगा। इसके लिए हमने एज प्रिकॉशनरी मेजर्स एक अवेयरनेस कैंपेन स्टार्ट की है, जिसमें हमने सजेस्ट किया है कि जो नॉर्मल डेली यूज वाटर है उसकी वेस्टेज को मिनिमाइज किया जाए, जो हम डेली रूटीन में करें। 36% ऑफ वाटर जो हम डेली यूजेज में करते हैं दैट इज यूज बेसिकली इन हैंड वॉशिंग, क्लीनिंग एंड शॉवर। सो हाउ वी कैन सेव इट बाय इंस्टॉलिंग वाटर टैप्स। वाटर टैप्स के थ्रू हमने ये एक एक्सपेरिमेंट किया है जो इंशाल्लाह विद द ज़ैद सस्टेनेबिलिटी प्राइज अवार्ड इंशाल्लाह वी विल डू इट इन द कम्युनिटी सर्विसेज एज वेल एज इन द पब्लिक प्लेसेस। हम इंस्टॉल करेंगे इंशाल्लाह वाटर टैप जो कि हेल्पफुल हैं आपके पानी की बेसिक वेस्टेज को कम करने। और हम इंशाल्लाह प्लान कर रहे हैं कि जो नियर बाय कम्युनिटी है, फार्मर्स हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, इंशाल्लाह उन तक हम कॉन्फ्रेंसेज और ऐसे सेमिनार्स कंडक्ट करेंगे जिससे उनको अवेयरनेस पहुंच सके। सो बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि हम अपनी एनवायरनमेंट को कैसे क्लीन एंड द मोटो वी सेड लेट्स मेक आवर प्लेनेट ग्रीन एंड क्लीन एंड सेव वाटर टू सेव लाइफ। ये बेसिक मोटो था हमारा। जी सामीन, मैडम ज़ैबुन्निसा ने बताया है कि दरअसल इनका जो प्रोजेक्ट था वो कुछ इस तरह से था कि जो हम घर में रोजमर्रा के जो हमारा किचन का जो वेस्टेज होता है, जो हम खाना बनाते हैं, कोई सब्जी कोई फल फ्रूट काटते हैं, तो उसमें से बहुत सी चीजें जो होती हैं जो ज़ाया चीजें होती हैं जिसको हम डस्टबिन में फेंक देते हैं और फिर उसको बाहर आमतौर पर तर्फ कर दिया जाता है, ज़ाया कर दिया जाता है। तो वो जो वेस्ट है किचन का वो ऑर्गेनिक वेस्ट होता है। अब उस वेस्ट के जरिए एक खाद इन्होंने तैयार की है, जो खाद जो है उसके बहुत से फायदे हैं। एक तो उससे जो आपका जो क्लाइमेट चेंज है उससे मदद मिलेगी, क्योंकि उससे जो इन्वायरमेंट है उसको भी कंजर्व करने में मदद मिलती है। जो
वो फ्रेंडली, इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी होती है परिंदों के लिए, इंसानों के लिए, तो वो ऐसी उन्होंने खाद तैयार की। इसके मुकाबले में जो केमिकल फर्टिलाइजर होता है, जो सिंथेटिक फर्टिलाइजर होता है, जो आप को बाजारों में मिलता है, उसके बहुत से नुकसान होते हैं। ना सिर्फ एक फसल को नुकसान होते हैं, तो फसल के खाने वालों के लिए नुकसान हो सकती है, और फिर ये है कि माहौल के लिए अगर वो जो फर्टिलाइजर है, वो जो खाद तैयार की जाती है, जो इंडस्ट्रीज के अंदर तैयार की जाती है, वो काफी नुकसान भी होती है, क्योंकि उसके लिए काफी ज्यादा एनर्जी खर्च की जाती है। फिर उसका जो उससे बहुत सी ऐसी गैसेज रिलीज होती है जो इस पूरे माहौल को नुकसान पहुंचा सकती है। इसके साथ साथ इनका एक जो पानी है, जिसको हम बहुत ज्यादा आमतौर पर हमारे घरों में इस्तेमाल है, मैडम जेबुनिसा ने ये भी बताया कि हमारा जो 36% तक का जो पानी है, वो आमतौर पर हम अपने जो छोटे मोटे हाथ धोने के या इस तरह के कामों के अंदर हमारा पानी ज़ाया हो जाता है। तो उसके लिए उन्होंने एक ऐसी जो टूटियां कहते हैं, वो ऐसी सेंसर बेस्ड टूटियां हैं, जिसका इन्होंने कॉन्सेप्ट किया है, जो प्रोजेक्ट किया है कि जो जिसके तरीके से पानी को ज़ाया होने से बचाया जा सकता है। अब मैं चाहूंगा कि अशमैया यकिंजा, आप में से कोई थोड़ा बहुत वो जो आपकी ये सेंसर वाले टैब्स हैं, इसके बारे में बताइएगा। क्या ये खुद तैयार यहाँ पर की गई है, और जो मैडम ने बताया कि हम इनको बाद में पब्लिक प्लेसेस के ऊपर इंस्टॉल करेंगे, उसके ऊपर मैडम से बात करूंगा। लेकिन आप बताइएगा कि वो जो टैब्स हैं, तो उस प्रोजेक्ट में आपकी क्या कंट्रीब्यूशन है? हमने ये सेंसर टैब अपने कोर्ट के अंदर भी लगाए हुए हैं। हमारे कोर्ट के अंदर ये सेंसर टैब्स मौजूद है। अगर आप विजिट करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारे कोर्ट के अंदर भी ये सेंसर टैब्स लगे हुए हैं। इंशाल्लाह हम ये जो हमने अवार्ड विन किया है, इससे हम पब्लिक एरिया पे, जो कि पानी सबसे ज्यादा पब्लिक एरिया पे वेस्ट होता है, तो इंशाल्लाह हम पब्लिक एरिया में भी सेंसर टैब्स लगाने की पूरी कोशिश करेंगे और लगाएंगे भी इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप लोग तो आजाद कश्मीर में रहते हैं, यहाँ पे आम तौर पर हमें पानी की उस तरह से कमी नहीं होती, क्योंकि हमारे यहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है। मीरपुर आजाद कश्मीर के अंदर आप लोग मुजफ्फराबाद से हैं, वहाँ पे दरिया है, वो दरिया फिर यहाँ पे डैम के अंदर आते हैं। यहाँ पे हमारे पास पानी है, ज़ेरे ज़मीन पानी बहुत आसानी से हमें मुयसर आ जाता है। तो इस माहौल के अंदर आपको जो वाटर कंजर्वेशन है, इसका ख्याल कैसे आया? यहाँ पे तो पानी बहुत कसरत से पाया जाता है, लेकिन हाँ, अलबत्ता पाकिस्तान का कहते हैं कि बहुत बड़ा मसला है कि आइंदा जो आने वाले सालों में शायद 2025 या 2030 तक पाकिस्तान को वाटर स्कार्सिटी का सामना करना पड़ेगा। आप मैडम बताइएगा थोड़ा इसके बारे में। बेसिकली चूंकि हमारा एनवायरनमेंट है, हमारी कम्युनिटी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो जब तक हमारी यूथ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेती, नेक्स्ट जनरेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेती, तो बजाय इसके कि हम उस एक वर्ड्स तक पहुंचे कि हम उस प्रॉब्लम को फेस करें, तो बेहतर ये है कि हम एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें ताकि हमारे पास ऐसा कोई प्रॉब्लम ना हो। और कश्मीर में भी डिफॉरेस्टेशन का इशू हमें फेस करने को मिल रहा है बहुत से कमर्शियल इशूज की वजह से, जिसकी वजह से प्लांटेशन उतनी ज्यादा नहीं हो रही। तो हमारा जो एक कॉन्सेप्ट है वो प्लांटेशन का भी है कि हम जितना ज्यादा प्लांटेशन कर सकते हैं, उसकी वजह से हमारी एनवायरमेंट पर पॉजिटिव इम्पैक्ट्स आ सकते हैं। दैट्स व्हाई वी हैव कंसीडर्ड दिस इशू कि पाकिस्तान उन ममालिक में शामिल हो चुका है, स्पेशली लाहौर सबसे ज्यादा पोल्यूटेड सिटी अनाउंस हुआ है पिछले कुछ दिनों में, जिसकी वजह से हमें बहुत ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट्स हो रहे हैं। तो बिफोर वी रीच टू दैट वर्ड, हमें रिस्पॉन्सिबल रोल अदा करना है और ऐसे इकदाम उठाने हैं ताकि हम अपनी एनवायरमेंट को सेफ एंड क्लीन रख सकें। बिल्कुल जनाब, हमें ऐसे इकदाम जरूर उठाने हैं। और पाकिस्तान अगरचे हमारे यहाँ पर जो कुदरती रिसोर्सेज हैं वो कसरत से मौजूद है, लेकिन जिस तरह से हम उनका इस्तेमाल कर रहे हैं और जिस तरह से जिस खित्ते में हम लोग रहते हैं, हम जो क्लाइमेट चेंज है इससे मुतासर होने वाले जो सिर्फ रिस्क ममालिक में शायद पाकिस्तान का शुमार होता है। इसमें मैडम ने जैसे अभी स्मोक का जिक्र किया, उसके साथ साथ ये है कि हमारे हर साल हम देखते हैं कि हमें फ्लडिंग का सामना करना पड़ता है, और कहीं पर ड्राउट्स होते हैं, कहीं पर फ्लडिंग होती है, कहीं पर स्मोक आ जाती है। तो ये वो सारे नुकसानात हैं जो क्लाइमेट चेंज की वजह से पाकिस्तान को फेस करने पड़ रहे हैं। शायद हमारी इतनी कंट्रीब्यूशन नहीं है उसके अंदर, लेकिन हम उसके नुकसानात का सामना हमें जरूर करना पड़ रहा है। अच्छा, ये बताइएगा कि ये जो ज़ैद सस्टेनेबिलिटी अवार्ड है, इसमें आप लोगों ने पार्टिसिपेट कैसे किया, आपका प्रोजेक्ट वहां तक पहुंचा कैसे? थोड़ा मैडम इसके स्टेप्स के बारे में बताइएगा हमारे सामने को। सर बेसिकली ज़ैद सस्टेनेबिलिटी अवार्ड के लिए मैं एनकरेज करूंगी तमाम ऑर्गेनाइजेशंस को, उन स्टूडेंट्स को जो हमारा ये पैगाम उन तक पहुंच रहा है। थैंक यू, आपने हमें ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जिसके थ्रू हम ये एक जनरल अवेयरनेस के लिए और जनरल नॉलेज के लिए हम ये चीज़ शेयर कर रहे हैं कि ज़ैद सस्टेनेबिलिटी प्राइज के लिए हर स्कूल कम्पीट कर सकता है। हर साल ये ज़ैद सस्टेनेबिलिटी प्रोजेक्ट होता है, दुबई में इसको होस्ट किया गया। बेसिकली यूएनओ की तरफ से ये ऑर्गेनाइजेशन कॉन्फ्रेंस होती है क्लाइमेट चेंज पे। तो इस साल उनका जो थीम था वो ऑर्गेनिक फार्मिंग और वाटर कंजर्वेशन पे था, जिसके लिए हमने एक रिसर्च प्रपोजल, मिनी रिसर्च प्रपोजल फॉरवर्ड किया था,
जो शॉर्टलिस्ट हुआ उसके बाद UAE टीम्स एक हमारे पास आई जिसने 3 डेज का हमें प्रॉपर हमारे स्टूडेंट के प्रोजेक्ट को फिल्म किया। 3 डेज की एफर्ट के बाद जो एक प्रोजेक्ट फिल्म हुआ वो फाइनल ज्यूरी के पास गया। हमने उस पर एक प्रेजेंटेशन भेजी जिसमें हमारी थॉट क्या थी, मेन हमारा प्रोजेक्ट क्या था, उसकी स्ट्रेटेजीज और उसकी क्या क्या एक्टिविटीज हैं जो हमने कंडक्ट की हैं, उसका पिक्टोरियल एविडेंस विद दैट फिल्म वो हमने ज्यूरी को प्रेजेंट किया। अल्हम्दुलिल्लाह साउथ एशिया में से हम फाइनलिस्ट सिलेक्ट हुए and it was a great honor not for me, not for my organization, but every person of Azad Kashmir and Pakistan that we won this prize. That is a global acknowledgement of Pakistan's and Azad Kashmir people, alhamdulillah. So I congratulate each and every member of Pakistan and Azad Kashmir for that. बिल्कुल जी, हम सब की मुबारकबाद है आप लोगों के साथ है। सामीन, मैडम सैफुन्निसा ने बहुत ही ब्रीफली बताया है, लेकिन बहुत अहम बात उन्होंने ये की है कि पाकिस्तान के अंदर तमाम पाकिस्तान के इदारों को वो इनकरेज कर रही है, उनकी हौसला अफजाई कर रही है कि आप लोग इस ज़ैद सस्टेनेबिलिटी अवार्ड के लिए जरूर अपना उसमें हिस्सा लीजिए। उनका हर साल की एक थीम देते हैं जिसके ऊपर आपको काम करना होता है, और उसके लिए फिर आप अपना एक प्रोजेक्ट डिजाइन करते हैं, फिर अपने प्रोजेक्ट उनको भेजना होता है। वहाँ पर एक टीम होती है जिसको शॉर्टलिस्ट करती है, जो सिलेक्ट करती है कि कौन कौन सा प्रोजेक्ट अच्छा है, और फिर जो फाइनलिस्ट होते हैं उनके लिए जो इनामात हैं उनका ऐलान किया जाता है। और ये बताइएगा कि कितने इनाम मिले इसमें आप लोगों को, और उस इनाम की कोई इनामी रकम है, और उससे आप लोग क्या करना चाहते हैं आगे? It's about $1,000 million and $1,000 million. Yes, and it is basically ये जो प्रोजेक्ट है कम्युनिटी सर्विसेज के लिए है। हमने उस अमाउंट को कम्युनिटी सर्विसेज के लिए यूटिलाइज करना। सॉरी, मैं शायद थोड़ा रकम समझने में मुझे थोड़ी बताइएगा किससे कितनी अमाउंट है? $1,000 million US dollars। $1,000 million। ठीक है। सो दिस इज बेसिकली ये हमने प्रोजेक्ट में एनहांस करना है। हमारा एक पायलट प्रोजेक्ट था जो कि हमने कोर्ट के प्रेमिसेस के अंदर यूटिलाइज किया। अब इस प्रोजेक्ट को लेके हमने कम्युनिटी में करना है, और जितने मैक्सिमम हमसे पॉसिबल होगा हम अपनी सिटी में और कंट्री में जहाँ तक पॉसिबल होगा इसको हम एक्सपैंड करेंगे, और अवेयरनेस कैंपेन जहाँ जहाँ पॉसिबल हुआ सनसेट आर्ट की इंस्टॉलेशन और ऑर्गेनिक फार्मिंग के दोनों कॉन्सेप्ट को लेके जाएंगे। अलॉन्ग विद दिस वी आर ऑल्सो वर्किंग ऑन बायोगैस। सो बायोगैस प्लांट हम ऑलरेडी हमारे पास कोर्ट में वर्किंग है, जो कि हमारी बेसिक किचन की नीड को हम इसको यूटिलाइज कर रहे हैं। और रीन्यूएबल रिसोर्सेज जो एनर्जी रिसोर्सेज हैं उसके लिए सोलर पैनल्स और बायोगैस के दोनों जो प्रोजेक्ट्स हैं इंशाल्लाह इस पर मजीद काम करेंगे, ताकि मैक्सिमम जो कम्युनिटी के स्टेक होल्डर्स हैं उन तक ये अवेयरनेस भी पहुंचाई जाए, उनको जितना फैसिलिटेट किया जा सके, जितने टूल्स हम उनको पहुंचा सके इंशाल्लाह हम पहुंचाएंगे। बिल्कुल जी, आप लोग जरूर इसमें बढ़ चढ़ के, और हम सब लोग इसमें ना सिर्फ ये कि आपकी खुशी में शरीक हैं, हम सब लोग आपको चाहते हैं कि आप इस तरह के, जिस तरह के आपने ये अचीवमेंट की है, इस तरह की बहुत सी और अचीवमेंट है हमारे कोर्ट के बच्चे और क्योंकि अख्तर साहब और मैडम जैबुल साहब की निगरानी में सब लोग अचीव करके आए। थोड़ा सा मैं इसमें और किन्ना से ये भी जानना चाहूंगा कि आप दोनों मेडिकल के स्टूडेंट हैं, प्री मेडिकल के स्टूडेंट से क्या बनना चाहती हैं, और दोनों ही डॉक्टर बनना चाहती हैं, आपसे कोई एजुकेशन फील्ड के अंदर भी जाना चाहता है, किसी और फील्ड के अंदर भी जाना चाहता है? ये कार्डियोलॉजिस्ट बनना चाहती हूँ, और इंशाल्लाह अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करूंगी कम्युनिटी के लिए, पोर एंड नीडी पीपल्स के लिए, और कोर्ट मेरे इस ख्वाब को पूरा करने में पूरी मदद भी कर रहे हैं। गुड लक, गुड लक। रस्मैया, आप बताइएगा कि आप क्या बनना चाहती हैं? जी, मैं भी डॉक्टर बनना चाहती हूँ, और इंशाल्लाह जो नीडी और पुअर पीपल हैं उनकी बहुत मदद करना चाहती हूँ। ठीक है। सामने दोनों बच्चों की आपने बात सुनी, दोनों ही प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, दोनों ही डॉक्टर बनना चाहती हैं। इस आपकी तालीम के अंदर आपका प्री मेडिकल की स्टडीज को बहुत सी जाहिर है इसमें बहुत सा फोकस चाहिए होता है, बहुत सी कंसंट्रेशन और बहुत सा हार्ड वर्क चाहिए होता है। उस सब के साथ साथ आपने जो आपकी एनर्जी कंसंट्रेशन है इन प्रोजेक्ट्स के ऊपर भी काम किया, तो ये इसके लिए आपको वक्त कहाँ से मिला? इसके लिए वहाँ पे प्रोजेक्ट्स के लिए अलग से कोई क्लास रखी जाती है, या फिर पढ़ाई के साथ साथ ही इसको भी वहाँ पे पढ़ाया जाता है? बेसिकली बच्चों को उनकी सेल्फ ग्रूमिंग के लिए, उनकी कैरेक्टर बिल्डिंग के लिए हमने उनको प्रेजेंटेशन दी जाती हैं। सो लाइक वंस इन अ मंथ उनको एक प्रेजेंटेशन दी जाती है डिफरेंट टॉपिक पे, ताकि वो स्पीकिंग में अपना कॉन्फिडेंस चेंज कर सकें। तो लास्ट ईयर भी हम इस पे काम कर रहे थे, जिसपे क्लाइमेट चेंज पे हमने बच्चों को पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन बनाने का टास्क दिया था, और उन पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन पे बच्चों ने प्रेजेंट किया था अपनी क्लास वालों के सामने और दूसरे जो उनके स्टूडेंट्स हैं, ताकि उन तक अवेयरनेस भी पहुंचाई जाए और फिर पब्लिक स्पीकिंग के थ्रू उनका क्वेश्चन आंसर सेक्शन भी होता है। सो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट हम साथ साथ चलते रहते हैं, फोर्टनाइटली बाय मंथली हम ऐसी एक्टिविटीज करवाते रहते हैं जिसमें बच्चे कम्युनिटी सर्विस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं।
बिल्कुल जनाब, पढ़ाई के साथ साथ कम्युनिटी सर्विसेज जो है उसके लिए भी इन कश्मीर ऑर्फन रिलीफ ट्रस्ट के अंदर काम किया जाता है। ये बड़ी खुशआइंद बात है कि न सिर्फ ये कि हमने देखा है कि आजकल चूंकि माहौल इस तरह का बन गया है, पढ़ाई का कंपटीशन इस कदर आ गया है कि तमाम हम इदारों की तरफ से देखते हैं कि बच्चों का सारा जोर उनकी पढ़ाई के ऊपर होता है। फोकस ये होता है कि बस आपने नंबर लेने हैं, एक नंबर की एक दौड़ लगी होती है और उसमें वो अपनी जो उनकी निसाबी सरगर्मियां हैं इसके अलावा किसी और चीज में हिस्सा नहीं ले पाते। बच्चों को इस कदर वहां पे उस माहौल के अंदर रखा जाता है। लेकिन कोर्ट के अंदर न सिर्फ ये कि उनकी पढ़ाई के ऊपर जो उसका खास ख्याल रखा जाता है, बल्कि उसके साथ साथ जो कम्युनिटी सर्विसेज है, जो सोसाइटी के लिए ऐसे इफलाही कामों के लिए भी वहां पर बच्चों को तरबियत दी जाती है। जैसे मैडम ने बताया कि हर महीने उनको एक प्रोजेक्ट उस पर ब्रीफिंग दी जाती है। यही वजह है और यही वो माहौल है, यही वो जो तिरकर साहब की मेहनत है, यही वो बल्कि पूरे आजाद कश्मीर के लोगों की कंट्रीब्यूशन कह लीजिए, कोर्ट के बच्चों की कंट्रीब्यूशन और कोर्ट का जो तमाम स्टाफ है, जो एजुकेशन का स्टाफ है, मैडम साथ ही साथ इनके तमाम बाकी जो टीचर्स हैं, तमाम जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है, वो मुबारकबाद का मुस्तहिक है कि उन बच्चों की इन लाइन्स पर उनकी तरबियत की है। तो अभी मैं चाहूंगा कि आखिर में सुमैया आप भी और किंजा आप भी हमारे सामीन के लिए पैगाम दीजिए कि आप आपके अलावा जो पूरे पाकिस्तान के जो बच्चे हैं जो आपकी तरह पे शायद उनके लिए जिंदगी में मुश्किलात का शिकार थे लेकिन पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए आपका क्या पैगाम होगा? हम चाहते हैं कि ये जो हमने जायद सस्टेनेबिलिटी प्राइज में हिस्सा लिया, ये हमारा जो मुल्क है वो क्लाइमेट इश्यूज का बहुत ज्यादा शिकार है। तो हम चाहते हैं कि आइंदा आने वाले सालों में और भी जो यूथ है वो उसमें पार्टिसिपेट करे। और देखें, पाकिस्तान में 15 साल ये अवार्ड होता रहा है, तो पाकिस्तान ने पहली दफा पार्टिसिपेट किया और इसको विन भी किया है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि पाकिस्तान विन करे, पार्टिसिपेट करे और विन ना करे। तो मैं चाहती हूँ कि और भी जो अवेयरनेस देना चाहती हूँ सबको कि सब पार्टिसिपेट करें और अपने मुल्क के लिए खिदमत पेश करें। बहुत अच्छा पैगाम सुमैया ने दिया है कि उन्होंने कहा कि 15 साल से पाकिस्तान के अंदर अगर ये हो रहा है प्रोजेक्ट, तो पाकिस्तान ने पार्टिसिपेट करके पहला इनाम ले लिया है। तो यकीनन तमाम लोग अगर इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, मेहनत करेंगे तो वो इनाम हासिल कर सकते हैं। किंजा आप क्या कहना चाहेंगे? मैं भी यही कहना चाहूंगी कि और बच्चे भी हमारी तरह जो बच्चे हैं, हम बच्चों ने एक प्रोजेक्ट किया है और हमने विन किया है, मैं और बच्चों से भी यही कहना चाहूंगी कि जो भी अभी सुन रहे हैं वो भी ऐसे ही प्रोजेक्ट्स पे काम करें और अपने मुल्क के लिए कुछ करें, क्योंकि क्लाइमेट चेंज जो है वो पाकिस्तान को बहुत ज्यादा फेस करना पड़ रहा है। पूरी दुनिया में है लेकिन सबसे ज्यादा पाकिस्तान को है। तो और बच्चे भी इसी तरह काम करें इस पे और अवेयरनेस दें। हम भी देंगे अवेयरनेस सेमिनार्स, कैंपेन्स के थ्रू, तो बाकी बच्चे भी इस पे काम करें। और अगर कोई मेरे जैसे बच्चे हैं जिनको पढ़ाई में है, तो कोर्ट के दरवाजे हम जैसे बच्चों के लिए हमेशा खुले। जी बिल्कुल, कोर्ट के दरवाजे तमाम बच्चों के लिए खुले हैं। मैडम ज़ेबुन्निसा, बताना चाहूंगा कि आप चूंकि इस इदारे को देख रही हैं, आप जो कोर्ट एजुकेशन कॉम्प्लेक्स है उसमें आप प्रिंसिपल भी हैं, तो आप बताइएगा कि जो पाकिस्तान के दीगर जितने भी इदारे हैं, जो प्राइवेट इदारे हैं, गवर्नमेंट के जो इदारे हैं, उनको आप क्या पैगाम देंगी कि वो किस तरह से अपने बच्चों को ऐसे प्रोजेक्ट्स के लिए, ऐसे मुकाबलों के लिए तैयार करें? उनकी सोच ये हो कि जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हैं या फिर कम्युनिटी सर्विसेज हैं, उनके अंदर भी उनके बच्चे किरदार अदा कर सकें। उन इदारों को क्या करना चाहिए? मैं बेसिकली प्रिंसिपल कोर्ट स्कूल एंड कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस, हमारी कोशिश ये होती है कि बच्चों को क्रिटिकल थिंकर्स बनाना चाहिए। हमारे पाकिस्तान में, आजाद कश्मीर में टैलेंट की कमी नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास बहुत टैलेंट है, बहुत क्रिटिकल थिंकर्स हैं। एक फोरम, एक प्लेटफॉर्म उनको देने की जरूरत है जहाँ पे वो अपनी इन क्रिटिकल थिंकिंग प्रैक्टिसेस को एनहांस कर सकें। तो तमाम ऑर्गेनाइजेशन हेड्स को मैं यही पैगाम दूंगी कि ऐसी एक्टिविटीज एजुकेशन एकेडमिक एक्टिविटीज के साथ साथ कंडक्ट करें जिसमें बच्चों की सेल्फ ग्रूमिंग भी हो और बच्चे कम्युनिटी सर्विसेज की तरफ जाएं। बिकॉज कम्युनिटी सर्विसेज इज, अगर आप देखेंगे तमाम जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उसमें कम्युनिटी सर्विस इज पार्ट ऑफ करिकुलम। तो हमें भी कोशिश करनी चाहिए, पब्लिक प्राइवेट स्कूल्स का एक ज्वाइंट वेंचर होना चाहिए जिसमें तमाम बच्चों को ऐसी टूल्स मुहैया किए जाएं, ऐसे प्लेटफॉर्म मुहैया किए जाएं और रिसर्च ओरिएंटेड क्रिटिकल थिंकर्स बनाया जाए ताकि वो आने वाले टाइम में टेक्नोलॉजी का भरपूर फायदा उठाते हुए अपने लिए, अपने मुल्क के लिए कुछ अहम कर सकें। तो बिल्कुल सर, मैडम ज़ेबुन्निसा का कहना है कि तमाम इदारे बच्चों के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करें और ये है कि पढ़ाई के साथ साथ जो कम्युनिटी सर्विसेज हैं कि बच्चा ये समझता हो कि माशरे के अंदर उसकी ओरिएंटेशन क्या है और माशरे के अंदर भी
उसकी कंट्रीब्यूशन क्या होनी चाहिए कि वो क्या दे सकता है। सिर्फ ये नहीं है कि वो सिर्फ अपनी पढ़ाई के ऊपर और अपने उसके गोल्स हों, वो अपने ही एक क्या कहते हैं ना कि उसको अचीवमेंट पे लगा रहे, बल्कि नहीं, उसके साथ एक पूरा मुआशरा है, उस मुआशरे के अंदर रह के, जैसे कि हदीस का मफहूम है कि तुम में से बेहतर वो है जो लोगों के लिए बेहतर है। तो ऐसे बच्चे तैयार कीजिए जो अपने साथ साथ मुआशरे के लिए भी बेहतर हो। अब आखिर में चौधरी अख्तर साहब के लिए मैं चाहूंगा कि आप सब लोग, आप तीनों जो है उनके बारे में आपके जो भी जज्बात हैं, हम जो भी कहना चाहें, वो उसके लिए हमारे जो माइक है वो आपके लिए हाजिर है। 2005 के सिलसिले में जब हमारा कोई सहारा नहीं था, हमारे अब्बू, हमने उनको खो दिया, तो एक वाहिद शख्स जो थे वो चौधरी मोहम्मद अख्तर, जो सब आप उनको इस्लाम से जानते हैं, वो हमारे वाहिद शख्स थे जो उन्होंने हमें सहारा दिया। और अब हम सब बच्चे उनको, वो हमारे लिए अब्बू जैसे हैं, वो हमारे आइडियल, ये हमारे हीरो। वो और उनकी जो वाइफ हैं, जो वो हमारी माँ है, माँ, और उन्होंने माँ और बाप दोनों का हमें प्यार दिया हमेशा। जैसा कि 2005 के ज़लज़ले में मैंने भी अपने अब्बू को खो दिया। तब ये था कि वो है कि उम्मीद सारी खो दी थी, सब कुछ भी, रिश्तेदार वगैरह सब ने मुंह मोड़ लिया था। लेकिन उस वक्त चौधरी मोहम्मद अख्तर, जिन्हें हम अबू जी कहते हैं, वो हमारा सहारा बने और हमें माँ और बाप दोनों का प्यार दिया और हमें संभाला। जी, मैं ये समझती हूँ कि सर अख्तर जैसे लोग पाकिस्तान और कश्मीर का कीमती हिस्सा हैं और जिस तरह से वो कम्युनिटी सर्विसेज कर रहे हैं और डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में, जिसमें व्हीलचेयर डिस्ट्रीब्यूशन है, उसमें स्किल जो विमेन एम्पावरमेंट एक प्रोजेक्ट है, और अभी रिसेंटली जो हमारा इंशाल्लाह एक हॉस्पिटल का प्रोजेक्ट है, इसकी वजह से ना सिर्फ कम्युनिटी को, लोकल कम्युनिटी को, बल्कि ओवरऑल पाकिस्तान और कश्मीर को बहुत ज़्यादा इन प्रोजेक्ट्स के थ्रू बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा कम्युनिटी के लोगों को। सो ये उनका एक ख्वाब था। चौधरी मोहम्मद अख्तर ना होते तो शायद आज कोर्ट भी ना होता। कि उनका एक ख्वाब था जिसने उन तमाम यतीम बच्चों के लिए एक उम्मीद की किरण जगाई, जो कि शायद जिंदगी में नाउमीदी की तरफ जा चुके थे। उस अंधेरे से निकाल के उन्होंने ना सिर्फ इनको अपने पाँव पे, अपने कदमों पे खड़ा होना सिखाया, बल्कि जिंदगी में फख्र से सर बुलंद करके आगे बढ़ना सिखाया। और उसी की एक हिम्मत, सरकती दिलाई भी इन बच्चों के साथ है। एक बाप के प्यार उनके साथ है, जो उनको जिंदगी में कभी पीछे मुड़ के नहीं देखने देते। और हमेशा ये अल्हम्दुलिल्लाह ये जो हमने सक्सेस ली है, इसका सारा क्रेडिट चौधरी मोहम्मद अख्तर साहब जो इनके वालिद थे उनको जाता है कि उन्होंने इन बच्चों को इस फोरम पे इस कॉन्फिडेंस दिया कि वो अपने मुल्क के लिए कुछ कर पाए। तो मैं उनको कंग्रेचुलेट करती हूँ एक बाप के तौर पर। इससे ज्यादा शायद फख्र की कोई बात नहीं होती कि उनके बच्चे आपका नाम पूरी दुनिया में, ग्लोबली एक्नॉलेजमेंट में, पूरी दुनिया के सामने रोशन करें। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि उनका साया हमेशा इन बच्चों के सामने कायम दायम रखे, ताकि इस जैसे और बच्चे जो जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते या उनके पास ऐसे रिसोर्सेज नहीं है और ऑर्फन्स हैं, तो अल्लाह ताला उन सब के लिए भी आसानी पैदा करे और चौधरी मोहम्मद अख्तर ऐसे ही कश्मीर और पाकिस्तान के लिए फख्र का बायस बने। आमीन आमीन। सामीन, आपने सुमैया की, किंजा की, ज़ैबुन्निसा की बातें सुनी। ये कोई देवमालाई दास्तान लगती है, कोई परियों की दास्तान लगती है, एक ऐसी कहानी लगती है कि जिसके ऊपर शायद यकीन करना आसान नहीं होता कि ये बच्चियां यहाँ से सैकड़ों मील दूर पहाड़ों में ये वहां पर पैदा हुई और वहां से सैकड़ों मील दूर कहाँ पे चौधरी अख्तर साहब थे, एक ऐसे शख्स को ये अब्बू कहकर पुकारती हैं, अपने वालिद की जगह देखती हैं। और एक ऐसे शख्स ने, ये दुनिया में कौन सा ऐसा शख्स है जिसको ये उसका ये नसीब है कि उसे इस तरह के बच्चे बच्चियां जो उसे वालिद का दर्जा देते हैं और उसका जिक्र करते हुए आप दीदा अगर हो जाते हैं, तो यकीनन ये एक ऐसी बात है जिसके ऊपर शायद दिल इतनी आसानी से यकीन नहीं करता। लेकिन आज़ाद कश्मीर के अंदर चौधरी मोहम्मद अख्तर साहब ने इस बात को यकीनी बनाया और उसका जो सिला है, आज दुनिया पूरी कोर्ट को जान भी रही है। ये बच्चे, उनके प्यार मोहब्बत जो है वो उनको मिल रहा है। और सिर्फ ये नहीं है कि उन्होंने इन बच्चों को लेकर इनकी परवरिश की, बल्कि उनको एक ऐसा माहौल दिया कि जिसके अंदर रहते हुए ये बच्चे अपनी तालीम के साथ साथ उनके अंदर एक क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होती है और ये किसी बड़े विजन के ऊपर काम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ उन्होंने इनकी तालीम का ख्याल रखा, बल्कि उनको एक
विजनरी इंसान बनाने का जो माहौल है वो जो अख्तर साहब ने इन बच्चों को दिया। यकीनन इसके लिए इस अवार्ड के लिए, बोर्ड के लिए, इन बच्चों के लिए मैडम ज़ैतुन्निसा जैसे स्टाफ यहाँ पर अपने इदारे के अंदर रखने के लिए जो अख्तर साहब जो हैं वो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। आज़ाद कश्मीर रेडियो मीरपुर के स्टूडियो से, आज़ाद कश्मीर रेडियो मीरपुर की तमाम टीम की जानिब से हम बोर्ड एजुकेशन कम्प्लेक्स को और बोर्ड के इन बच्चों को, मैडम आपको, आप सबको हम बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं। बहुत शुक्रिया, और मैं आपको, आपकी टीम को बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जिसके थ्रू हम पूरी कम्युनिटी से कम्युनिकेट कर सके, बात कर सके, और इसी फोरम का फायदा उठाते हुए मैं आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान के जितने भी सुनने वाले हैं उनको मुबारकबाद पेश करती हूँ कि हमारे बच्चों ने हमारा सर फख्र से ऊंचा किया, और इस सब में उनका कंट्रीब्यूशन है, उनकी दुआएं शामिल हैं, उनकी सपोर्ट शामिल है। और इंशाल्लाह अगर उनकी सपोर्ट साथ रही तो बच्चे मजीद भी इंशाल्लाह फ्यूचर में आगे बढ़ेंगे और कुछ मजीद अच्छा काम करेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आप सबका आज़ाद कश्मीर रेडियो मीरपुर FM 101.4 के स्टूडियो में तशरीफ लाने का। आप सबका बहुत शुक्रिया सामीन। इसी के साथ अपने मेजबान इमरान असलम को इजाजत दीजिए और आइंदा प्रोग्राम में नए मेहमानों के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।